नाज़रीन साहब देख रहे हैं चैनल 5 पे खुसूसी ट्रांसमिशन सेनेट इलेक्शन के हवाले से, और इस ट्रांसमिशन में मेरा साथ दे रही है हमारी सीनियर एंकर पर्सन बेनज़ीर मेहदी। बेनज़ीर, बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू रही अभी जो आपने अभी जो ट्रांसमिशन का आगाज़ किया, इससे जो सूरत हाल है वो बड़ी दिलचस्प इस हवाले से यूं भी है, कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि जो टेम्परेचर है वो बड़ा हाई राइज हुआ है, क्योंकि कारकुनान भी नाराज़ हैं। और जो अच्छा जो पीटीआई की अगर बिलखुसूस बात करें तो पीटीआई जो है वो ये भी कह रही है कि जो हुकूमत है और जो अपोजिशन है उनका आपस में गठजोड़ हो गया है। अच्छा, प्लस पीटीआई के अंदर जो हम देख रहे हैं जो चपकलिश आपस में और जो नाराज़गियां हैं वो जो है अपने कारकुनान की, अपने लोगों की वो नाराज़गी को दूर नहीं कर पाए हैं। तो ये सारी सिचुएशन को बेनज़ीर आप किस तरीके से देख रही हैं और आपका एनालिसिस क्या कहता है? सना, देखिए ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, जैसे मैंने आपको कहा, और हमने एक बात लॉक की थी जब मैं आपको बता रही थी कि 35 अरकान जो हैं वो आज़ाद हैं पीटीआई के। 93 की हिमायत करके उन्होंने ज़ाहिर दो तिहाई अक्सरियत हासिल की। 145 के ऐवान से केपीके में हुकूमत बनी पीटीआई की। और फिर जो 35 अरकान है ना, ये बड़े जब भी कोई इम्पोर्टेंट मामला हो, जैसे हमने देखा था 26वीं आईनी तरमीम थी, बिल्कुल, तो हमने देखा था पीटीआई के 8 या 9 लोगों को जो था वो शो कॉज नोटिस जारी किया था। फिर वो वोट डालने का मसला है। अब जब ये सेनेट इलेक्शन क्या है, वो पूरे मुल्क में जब सेनेट इलेक्शन होते हैं वो, और ये मखसूस नशिस्तों की वजह से ये यहाँ पर जो थे वो केपीके के सेनेट इलेक्शन नहीं हो सके थे। तो हाउस ट्रेडिंग का हम बड़ा एक लफ्ज़ सुनते हैं और वो बहुत मज़ेदार होता है, बिल्कुल। और ये जब इसमें जो आज़ाद अरकान होते हैं ना, उनको बड़ी अहमियत हामिल कि उनकी बड़ी अहमियत जो है वो बढ़ जाती है। अब 35 अरकान जो सना ये है ना, अब इनकी जो बोलियां है ना, ये अपने आप, क्योंकि देखिए अगर ये किसी की, ये पीटीआई की हिमायत नहीं करते हैं, ये किसी और को वोट देते हैं या किसी और के साथ जाते हैं, तो आर्टिकल 63 इनके ऊपर लागू नहीं होगा क्योंकि ये आज़ाद हैं, बिल्कुल। और ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है इस वक्त, बहुत ज़्यादा। अभी देखें कि इसके रिजल्ट्स क्या आते हैं। अगर ये अपना इत्तेहाद बना लेते हैं, कि अभी जैसे हमें वहीदुर रहमान भी बता रहे थे कि 5-6 के रेशियो से उन्होंने बनाया है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपना इत्तेहाद बना लें और ज़रा बनाकर चीज़ों को साथ लेकर चलें। बिल्कुल ऐसे ही। तो हमें एक बार फिर वहीदुर रहमान ने हमें पेशावर से ज्वाइन किया है, उनसे जानते हैं कि इस वक्त क्योंकि टाइम दिया गया था कि 11 बजे पोलिंग का अमल स्टार्ट हो जाएगा, तो वही मौजूद है आप हमारे साथ। तो बताइएगा कि इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं, क्या पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की जानिब से पोलिंग का अमल 11 बजे है जो है वो शुरू हो चुका है। मगर अभी कुछ देर पहले वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो असेंबली तशरीफ लाए हैं और सीधा अपने चैम्बर चले गए हैं, जहाँ उनके जो अरकान असेंबली हैं जो बैठे हुए हैं। अभी उनका एक हंगामी इजलास है असेंबली में, और उस असेंबली जो हंगामी इजलास के बाद ही फैसला किया जाएगा कि वोट पोल करना है कि नहीं, या इन्होंने कहा था कि हम पेशावर हाई कोर्ट से रजू करेंगे इस हवाले से, जो कल गवर्नर ने जो वही। अभी हम आपकी तरफ वापस आते हैं, मगर इस वक्त हमें ज्वाइन किया है साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशनर कमर दिलशाद ने एक बार फिर। कमर दिलशाद साहब, अभी आपसे जब डिस्कशन हो रही थी और बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन हो रही थी, और आपने ये बात कही कि मुझे वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर केपीके कि वो मुस्तकबिल में वज़ीर आला नहीं दिख रहा है, तो ये कौन से ऐसे हमें की पॉइंट्स बता दीजिए, क्योंकि हर एक के जहन में उनकी जो शख्सियत है ना, वो एक बहुत सस्पेंस फिल्म के जो हीरो होते हैं ना, या कोई सस्पेंस ड्रामा जो होता है उसके हीरो की तरह की है, कि पता नहीं चलता है कि वो कब क्या कह दें, क्या बात हो जाए। तो बात यह है कि ठीक है, गंडापुर एक इमरान खान के बहुत ट्रस्टवर्दी और काबिल एतमाद साथी हैं और पूरे वक्तों में भी काम आए हैं वो, लेकिन इनका जो एक खानदानी पस मंजर है वो मैं जानता हूँ। इनके जो खानदानी पस मंजर में एक इनका खानदान का एक होते थे बड़े बुजुर्ग, वो नहीं है इनके साथ ताल्लुक। वो नाम गंडापुर एक गांव है, DI खान में तो उसी इतिहास से गंडापुर लिखते हैं। एक असली जो कबीले का सरदार जो था, असली कबीला गंडापुर का असली कबीला, वो था सरदार अनायतुल्लाह गंडापुर। सरदार अनायतुल्लाह गंडापुर मेरे दोस्त थे, वो भुट्टो साहब के जमाने में वजीर आला थे सूबा सरहद के, और वो बहुत कामयाब और बड़े ट्रस्टवर्दी थे वजीर आला भुट्टो साहब के।
तो ये जनाब बड़े अच्छे कामयाब थे। ये वो गंडापुर से इनका कोई ताल्लुक नहीं है, वो तो कबीले का सरदार था। तो ये तो अपने गांव है, गांव के गंडापुर नाम है, नाम आ गया। लेकिन बड़ा इसके अंदर ये अपनी पार्टी को डिसिप्लिन तौर पर ये काबू नहीं कर सके। इनके जो बेनजीर आप जानती है बेतईस के खानदान को, कि पीटीआई की जो अलीमा खां है, इनकी बहनें हैं इमरान खान साहब की, वो इनको लाइक नहीं करती, इवन बुशरा जो है लाइक नहीं करती। इसी तरह पार्टी के अंदर जो नजरियाती लोग हैं वो लाइक नहीं करते। तो अब ये जब ये हार गए, अगर नजरियाती, अगर नाराज ग्रुप कामयाब हो जाता है, नाराज ग्रुप ने जिनको टिकट दिया है वो कामयाब हो जाते हैं, तो फिर अपना ये जो है गंडापुर ये बंद गली में खड़े हो जाएंगे, फिर इनके खिलाफ आदमी एतमाद की तहरीक शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर वो नाराज ग्रुप का कामयाब नहीं होते तो फिर गंडापुर हुकूमत करेंगे। अच्छा कमर दिल शाह साहब, ये बताइए कि जो पार्टी मुज़ाकरात हुए हमने देखा वो बगैर नतीजा ख़त्म हुए क्योंकि उसमें इख्तलाफात इतने थे। तो इस वक्त जो पार्टी पोजीशन है और जिनके अंदर के जो अंदरूनी जो चपखलिश है आपस में इन लोगों के, तो आगे आने वाले दिनों में आप किस तरह से देख रहे हैं, किस तरीके से ये तमाम चीज़ों को लेके चलेंगे? हम 5 अगस्त का भी अभी एक बड़ा इवेंट मैं कहूँगी कि वो भी हम देख रहे हैं, तो ये सारी तमाम तर सूरत हाल को किस तरीके से टैकल कर रही है पीटीआई? और इसमें एक बात और भी ऐड कर लीजिए कि जुनैद अकबर के साथ जो इनके इख्तलाफात हैं वो भी जाहिर है कि केपी के सदर है, वो भी हमें लगता है कि बस अब तक मामला जो हैं वो सीधे नहीं हुए हैं, बड़े नाराज दिखाई देते हैं, नाराज दिखाई दे रहे हैं। अब पीटीआई ने जो ये सेनेट के जो टिकट तकसीम किए हैं उसमें सबसे बड़ा अहम रोल जो था वो सूबाई सदर जुनैद अकबर का था। अब वो तो साइड लाइन पे हो गया। फिर के बाद इनकी कोर कमेटी भी है वो भी तकसीम हो गई, जो इनके अंदर वर्किंग कमेटी वो भी तकसीम हो गई। तो पहली बात यह है कि जो उन्होंने टिकट दिए हैं, तो जब नाराज ग्रुप ने अपने टिकट का मुतालबा किया है, अब फिर उन्होंने बड़ा होगा, यानी जुनैद अकबर को भी साइड लाइन पे किया। अलीमा खां का बहुत बड़ा अहम रोल है क्योंकि उनकी सिस्टर है, उनकी खानदानी उनकी है, वो उसको भी साइड लाइन पे किया। और सबको साइड लाइन करने के बाद उन्होंने बड़ा तरीके से एक माहदा किया कि जी 6 सीटें हमें दे दें, 5 आप दे दें। तो वो इस पर जो नाराजगी होगी, जो असली जो कारकुन थे जिन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी हैं 9 मई से लेकर आज तक, उनको उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। जब उनको नजरअंदाज किया तो उनके साथ खड़े हो गए। इस वक्त तकरीबन 35 सूबाई असेंबली के मेंबर जो हैं वो नाराज ग्रुप के साथ खड़े हैं, इस 35 के लगभग। अब 35 वो हो गए, इसका मतलब ये है कि 2 सीटें तो वैसे नाराज ग्रुप को वैसे मिल जाएगी आसानी के साथ, 35 के 40 भी हो जाएंगे, आसानी से 2 सीटें मिल जाएंगी। लेकिन अगर वो कामयाब हो जाते हैं, 3 सीटें ले जाते हैं और 1 सीट गवर्नमेंट की पार्टी का कोई नॉमिनेशन वो हो जाता है, तो इस पर एतमाद ही हो गया ना चीफ मिनिस्टर पर। तो एक बार एक चीज में गलती ये की कि उन्होंने स्पीकर सूबाई असेंबली से चाहिए था कि हलफ ले लेते, उनको रुकावट डाली, उन्होंने कहा कि कोरम पूरा नहीं हो रहा, अंदर जो है अंदर आने नहीं दिया उनको। तो जो कोरम पूरा नहीं हुआ तो गवर्नमेंट के पास, तो वफाकी हुकूमत के पास तो आइन के लिहाज से बड़े इख्तियारात हैं, वो तो कब्र राज भी नाफज कर सकते थे अगर ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती तो। लेकिन उन्होंने अपना तरीका आईनी इख्तियार किया और हाई कोर्ट के जरिए फैसला करवा दिया। तो पहली बात क्यों रोका इसने, गंडापुर ने क्यों नहीं होने दिया इजलास? इसके लिए बाकायदा 24 जुलाई डेट डाल दी और ज्यादा 21 डाल देते थे। तो इस लिहाज से सारे मामला के ऊपर हाई कोर्ट ने बीच में आना पड़ा। बाकी वो आइन की इंटरप्रिटेशन तो हर अपनी मर्जी से जो मर्जी कर लें, तो आइन के हमारा आइन के आर्टिकल में तो इंटरप्रिटेशन की बड़ी गुंजाइश है। इन्होंने 255 का सहारा लिया, जो मैंने आपको बैकग्राउंड बता दिया। 255 की बैकग्राउंड तो ये है, तो उसी के तहत उन्होंने हलफ ले लिया, तो अब ठीक है, हलफ ले लिया तो इलेक्शन हो जाएंगे। तो बस हाई कोर्ट ने कुछ नहीं करना। पहली बात है कि हाई कोर्ट का वक्त गुजर गया, वो दिन गवर्नमेंट ने फायदा उठा लिया संडे की वजह से, आगे मंडे आ गया, इलेक्शन हो रहा है। इलेक्शन कमीशन ने भी बड़ी अपने 2 अप्रैल से लगा हुआ था कि ये इलेक्शन होने चाहिए, तो वो भी एक आईनी कानूनी गुंजाइश पूरी नहीं कर सकता था। अब उन्होंने हाउस पूरा मुकम्मल कर दिया। अब देखें सूबाई असेंबली तो खैबर पख्तूनख्वा की 2 अप्रैल से 11 नशिस्तों से खाली बैठी है। इसके अरसे में सदर का इलेक्शन भी हो गया, इसके साथ साथ आपके चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन भी हो गया। तो ये सारे जो मामला जो थे वो बगैर उसको हाउस पूरे किए हो गए। हुकूमत के काम तो रुकते नहीं, चलते रहते हैं। तो इसके अदायतुल्लाह गुंडापुर का तो मैं ऐसे नाम ले दिया कि आदर कि वो इनका सरदार था कबीले का, ताकि उसको पता चल जाए गंडापुर का जी कोई जाने वाले भी हैं उनके आबाद को। तो बहरहाल इस लिहाज से मैं नाम दिया है।
तो इसके बाद बड़ा गंडापुर की बात, इमरान खान साहब जेल में हैं, उनकी सही अप्रोच नहीं लग रही। हुकूमत को ये चाहिए, आपकी वसातत से हम ये कह सकते हैं, हुकूमत को चाहिए कि इनके जो वकला हैं, इनके जो मुलाकाती पार्टी के वर्कर हैं, पार्टी की जो कोर कमेटी है या इनकी स्टैंडिंग कमेटी है, उनको मुलाकात के लिए फ्री इजाजत दें ताकि उसका पॉइंट ऑफ व्यू बाहर आ जाए। पॉइंट ऑफ व्यू बाहर ना आने की वजह से पार्टी तकसीम हो गई है। अच्छा दिलशाद साहब, ये बताइए कि हम शुरू से देख रहे हैं कि अभी जैसे कि इनके जो टॉप लीडरशिप है, उनके आपस के जो भी मामलात हैं एक पेज पर नहीं है, हम काफ़ी दिन से इस पे बात कर रहे हैं, लेकिन जो इनके उम्मीदवार हैं जो नाराज़ हैं, तो सर आपको नहीं लगता कि जो पीटीआई इस बात के ऊपर दूसरी पार्टी को तनकीद का निशाना बनाती रही है, आज वो ही तमाम तर जो खामियां उनको दूसरी पार्टी में नज़र आती थी, आज पीटीआई भी उसी का शिकार है कि उन लोगों को नज़रअंदाज किया जा रहा है जो उनके साथ ग्रास रूट लेवल से इस पार्टी में मौजूद हैं और उन्होंने जो है कुर्बानियां भी दी, अपना वक्त दिया, लेकिन आज उनको साइडलाइन किया जा रहा है। ग्रास रूट लेवल को तो कोई सियासी पार्टी ऊपर नहीं आने देती। बड़ी लेकिन पीटीआई, बानी पीटीआई का ये बड़ा स्टैंस रहा है माजी में, उन्होंने बड़ा तनकीद का निशाना बनाया दीगर तमाम सियासी जमातों को, लेकिन आज वही तमाम चीजें इनकी पार्टी में हो रही हैं सर। बिल्कुल वही जो उन्होंने माजी में तमाम सियासी रहनुमाओं को उन्होंने जिस अंदाज से बड़ी तज़हीक की, मौलाना फजल रहमान से लेकर तमाम जितनी सियासी पार्टियों के रहनुमा थे, बिलावल था, ये जरदारी था, ये नवाज शरीफ, शहबाज एंड कंपनी, सबको उसने तनकीद का निशान, आज वो सब भुगत रहे हैं। यही बात मैं अर्ज करूँ आपसे, अगर तारीख पढ़नी आती हो तो उन्हें अगर पता चलता है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने जिस वक्त अपनी पार्टी उठाई तो ग्रास रूट लोगों को ऊपर लेके आए वो 70 के इलेक्शन में, तो बड़े कामयाब रहे। लेकिन जो ही ग्रास रूट लेवल को नजरअंदाज किया 77 के इलेक्शन में, तो भुट्टो साहब को सजाए मौत के पर्दे पे खड़े हो गए। फिर किसी वर्कर ने उनको साथ नहीं दिए, वो जो सारे जो जागीरदार थे, जो बड़े बड़े लोग थे, उनको टिकट दिए। तो जब ज्यादा भाग कर लगा माशरा, सब भाग गए, मौलाना कोहसिन नाजी एंड कंपनी सब चले गए। यहाँ तक कि अपना फर्स्ट टैलेंटेड कजन मुमताज भुट्टो चला गया, उनको छोड़कर फीस भी ज्यादा छोड़ के चला गया, क्योंकि ग्रास रूट सादिक कुरैशी जो जिसकी वजह से सारा उन्हें सजाए मौत की फंदा लिया, वो चीफ मिनिस्टर था पंजाब का, वो छोड़ के चला गया। तो अगर वो ग्रास रूट लेवल को अपने साथ रखते थे वो उनको नौबत ना आती। इसी तरह इमरान खान ने ग्रास रूट लेवल का नारा लगाया, लेकिन जो इक़्तिदार में आए तो किधर से जुल्फी बुखारी आ गया, भाई किधर से इमरान इस्माइल आ गया, ये सारे किधर से आ गए, सारे एकदम अचानक उन्होंने कब्जा कर लिया और जाके उन्होंने सारा पूरे अफगान वज़ीर आज़म हाउस पर कब्जा करके बैठ गए। अब लोगों को, वर्करों को जो नजदीक नहीं आने दिया उन्होंने। तो यही जब वक्त बुरा वक्त है सब भाग के छोड़ के। कमर दिलशाद साहब, कता कलामी की थोड़ी माजरा चाहती हूँ, लेकिन हम अगर ग्रास रूट लेवल को पॉलिटिक्स में लाने की बात करें तो यहाँ पे दो सियासी जमातें हैं कि जो हमने देखा कि एक MQM वो ग्रास रूट लेवल से जो है वो लोगों को लेकर आई, और अभी भी उनके जो मेंबर कौमी असम्बली हैं वो बिल्कुल जो उनके कारकुन होते हैं, डाई हार्ड वर्कर होते हैं, उनको टिकट दिए जाते हैं, वो एक। और एक जमात इस्लामी को हम नहीं भूल सकते, वो भी ग्रास रूट लेवल से जो है लोगों को पॉलिटिक्स में लेकर आए। तो ये भी दो जमातें ऐसी हैं कि जो बिल्कुल अपने वर्कर्स का और उन जो डाई हार्ड वर्कर होते हैं, उनके कारकुन होते हैं, उनको वो असेंबली तक लेके जाती हैं या उनको अहम ओहदे देती हैं पार्टी में। एग्जांपल सेट किए बिल्कुल बिल्कुल दोस्त आपने एनालिसिस कर दिया। MQM को भी मैं बुनियादी तौर पर जानता हूँ, तो वो बिल्कुल इनकी ग्रास रूट लेवल को उन्होंने सपोर्ट किया। वैसे जैसी जमात अपने ग्रास रूट लेवल के लोगों को इज्जत देना, रिस्पेक्ट देना, उनको ऊपर लेके आने की जो पॉलिसी MQM की थी वो मिसाली पॉलिसी थी। बिल्कुल उन्होंने डॉक्टर फरोग नसीम हो गया, इधर से मियां अतीक हो गया, उन लोगों को बाहर लेके आए, बाकायदा टिकट दिए, सेनेटर बनाया। इसी तरह कौमी असेंबली के मेंबरों को उन्होंने 19 सीटें हासिल कर दी। मुस्तफा कमाल भी एक मिसाल है। लेकिन बड़ा जमात इस्लामी को लोग वोट नहीं देते, लेकिन है तो जमात बड़ी सही मायने में जमहूरी जमात है वो, तो इलेक्शन भी उनके जमहूरी अंदाज के होते हैं। लेकिन बहरहाल मामला यह है कि MQM की मिसाल तो आपने अच्छी दी आपने, लेकिन बहरहाल अब हालात ऐसे पैदा हो गए कि अब MQM भी ग्रास रूट लेवल से अपना मकाम छोड़ चुकी है और लोगों के अंदर वो नाम नहीं कर सकी, वो अलग बात है। लेकिन पारात उन्होंने ग्रास रूट लेवल पर लोगों का ख्याल रखा है। बिल्कुल। अच्छा कमर शाह साहब, अब ये तो अभी वही जैसे कह रहे थे, और मेरे ख्याल में अगर हमारे साथ लाइन पे मौजूद है तो अभी हम उनसे सवाल ये करते हैं कि
اب وہ کہتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور اپنے چیمبر میں پہنچ گئے ہیں اور اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اب پشاور ہائی کورٹ جاؤں گا. تو اب پشاور ہائی کورٹ وہ جائیں گے, چیلنج کریں گے, جو ابھی ہم تھوڑی دیر بعد کے لیے بات کرتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اس سے کوئی جو آج ہونے والے جو انتخابات ہیں, الیکشن ہے سینٹ کے, اس کے اوپر اثر پڑے گا؟ کیا کورٹ کوئی ایسا آرڈر دے سکتی ہے؟ اس میں قانون کیا کہتا ہے, کیا یہ الیکشن روک دیے جائیں؟ گنڈا پور صاحب کا اسٹیٹمنٹ جیسے آپ نے پڑھ کے سنایا ہے یا آپ نے تبصرہ کیا, مجھے فوری طور پہ یاد آ گیا کہ اب میں پشاور ہائی کورٹ جاؤں گا. وہ ایسا ہی بیان ہے جیسے کہا گنڈا پور نے کہ میں ڈی چوک جاؤں گا. اور ڈی چوک جانے کی بجائے وہ اپنے کے پی ہاؤس میں چلے گئے. اب میں کہاں چلے گئے؟ اب وہ اب کسی سے پوچھے اسے گنڈا پور صاحب, آپ کو صبح 9 بجے 7 بجے پشاور پر ہونا چاہیے تھا. اب میں جاؤں گا, یہ تو پوچھ رہے وہی بات ہے کہ جناب تمہیں صبح 7 بجے کیوں نہیں گئے پشاور ہائی کورٹ؟ سر اصل ان کو عادت ہے, وہ جج کے چیمبر میں بھی چلے جاتے ہیں. نہیں, جب بھی وقت آتا ہے میں چلا جاؤں گا, میں یہ چلا جاؤں گا, ڈی چوک جا رہا ہوں, میں آ رہا ہوں آگے پیچھے گئے. یہ ساری چیزیں وہ ابھی پشاور ہائی کورٹ نہیں کہ ابھی کہہ رہے جاؤں گا, ابھی اجلاس ہو رہا ہے, الیکشن ہونے والا ہے سینٹ کا. اب تم تک گئے ہی نہیں. ہمارا کام تھا فوراً جاتے, صبح 9 بجے ہم پیش ہو جاتے جا کے چیمبر میں جا کر. نہیں کیا, وہ ساری کہانیاں ہیں. ابھی کہانی کا نظام اس کو اچھا نہیں لگے گا, لوگوں نے دیکھ لیا اس کا انجام. اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے, اگر یہ آج کے سینٹ کے الیکشن کے بعد فیصلہ جہاں سینٹ کا فیصلہ ہوگا وہاں ان کی قسمت کا فیصلہ بھی ہوگا, ان کی سیاسی قسمت کا فیصلہ بھی ہوگا. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. کچھ ہم اپڈیٹ لے لیتے ہیں. وحید الرحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. وحید, کیا ابھی آپ وہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے بھی آپ نے یہ ہمیں کہا تھا کہ وہ جائیں گے, جا رہے ہیں پشاور ہائی کورٹ, علی امین گنڈا پور اپنے چیمبر میں پہنچ چکے ہوئے ہیں, کیا ماحول نظر آ رہا ہے ابھی آپ کو اسمبلی کا؟ دیکھیں جی, اس وقت جو حکومت اراکین ہے وہ زیادہ علی امین گنڈا پور کی سربراہی میں ایک اجلاس جاری ہے. دوسری جانب 11 بجے فکس پولنگ کا عمل جو ہے وہ بھی شروع ہو چکا ہے, جو شام 4 بجے تک بغیر کسی وقفے کے جاری رہے گا. الیکشن کمیشن کی جانب سے سیکیورٹی انتظامات بھی سخت کیے گئے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں سینٹ الیکشن کے دوران ہارس ٹریڈنگ سے بچنے کے لیے حکومت اور اپوزیشن نے 6 اور 5 نشستوں کا جو فارمولہ طے کیا تھا کہ اس فارمولے پر حکومت جو ہے وہ عمل درآمد کرتی ہے کہ نہیں, ایک بات. دوسری, انہوں نے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا تھا, آیا یہ ابھی پشاور ہائی کورٹ جائیں گے یا نہیں جائیں گے. اس وقت جیسا میں نے کہا تھا کہ جو فارمولے نے طے کیا تھا اس کے مطابق 6 حکومت کو اور 5 اپوزیشن کے حصے میں جو نشستیں آئیں گی. دوسری جانب جی, پی ٹی آئی کے 5 جو ناراض امیدوار تھے اس میں سے 4 جو ہیں وہ الیکشن سے دستبردار ہو گئے ہیں. رات کو جو فیصلے تھا سی ایم ہاؤس میں, ابھی صبح جو فیصلہ ہوا اس میں ایک جو ہے خورم ذیشان جس کا نام ہے وہ ابھی تک دستبردار نہیں ہوئے اور نہ ہی انہوں نے اپنے کاغذات جو ہیں واپس لیے ہوئے ہیں. اس پہ بھی بات چیت جاری ہے. یہ بھی ایک بہت خطرہ مرحلہ ہے کیونکہ کارکن کس ماننے کے لیے تیار نہیں ہے پی ٹی آئی کی. وہ کہہ رہے ہیں کہ امیر لوگوں کو, مرزا خان افریدی جیسے لوگوں کو, جو واضح بات ہے کہ وہ اربپتی آدمی ہے, اس کو پیسے کی بنیاد پر جو ہے وہ دیا ہوگا, ٹکٹ دیا ہوگا. آج وہ ان کے مقابلے میں کھڑا ہو رہا ہے اور کارکنوں کو, جو دیرینہ کارکن ہے, جو نظریاتی کارکن ہیں, جنہوں نے اپنے جان و مال کی قربانیاں دی ہیں, ان کو نظر انداز کر دیا گیا ہے. ایک اس میں فیصلہ ہوگا. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جنرل نشستوں کے حکومت کے 4 اور اپوزیشن کے 3 امیدوار جو ہیں وہ مقابلے میں اس وقت خواتین اور ٹیکنیکریٹ کی نشستوں پر حکومت اور اپوزیشن کی جانب سے 2 امیدوار جو ہیں وہ نامزد کیے گئے ہیں. بالکل, جو کارکن ہیں نظریاتی ان کو جو ہے وہ اگنور کر دیا گیا ہے. سینئر صحافی تجزیہ کار محسن رضا خان نے ہمیں جوائن کیا ہے. السلام علیکم محسن رضا صاحب. اور آپ یہ کیا پی ٹی آئی کی جو سیاست ہے, آپ اسلام آباد میں موجود ہیں اور آپ کی بڑی گہری نظر رہی ہے ہمیشہ سے تمام یہ جو پولیٹیکل سیناریو ہوتا ہے اس پر, اور خاص طور پہ آج کل جو پی ٹی آئی کی سیاست میں ہمیں اختلاف اور اتنے وہ بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اب ہم نے کے پی کے اسمبلی میں اور یہ جو سینٹ کے الیکشن ہو رہے ہیں ہم نے اس پر بھی اس کی صاف جو ہے جھلک نظر آ رہی ہے. یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ پی ٹی آئی نے محسن رضا خان آپ موجود ہیں ہمارے ساتھ؟ کو ٹکٹ دیا اور اس سے انہوں نے 12 کروڑ روپے پہلے وصول کیے تھے اور بعد میں کتنی رقم اس سے وصول کریں گے یہ تو
पता नहीं है, लेकिन ये सबको पता है कि इस इलेक्शन में ये टिकट बेचे गए हैं, ना सिर्फ पीटीआई ने बेचे हैं बल्कि जेयूआई ने भी। दिलावर खान एक ऐसे उम्मीदवार हैं जो कि पहले मुस्लिम लीग क्यू में, फिर मुस्लिम लीग नून में गए और अब उन्होंने जेयूआई का टिकट ले लिया है, और वो उनका जमीयत उलमा इस्लाम से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। इस तरह हम देखते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में एक लूटपाट की सियासत है जिसमें पीटीआई भी मुलव्वस है और मौलाना फजल रहमान की जमीयत उलमा इस्लाम भी मुलव्वस है। जी अच्छा, ये आप जैसे बात कर रहे हैं कि जो टिकट उनको दिए गए हैं जिनका दूर दूर से कोई ताल्लुक नहीं है, और ये हमेशा हम अब सेनेट के जब वैसे भी इलेक्शन होते हैं पूरे मुल्क चारों असेंबलियों से होते हैं तब भी हम यही चीज़ देखते हैं। हमने इससे पहले एक ये भी मिसाल देखी सना आपने भी कि जब बलूचिस्तान असेंबली के इलेक्शन, बलूचिस्तान से सेनेट के इलेक्शन हुए थे तो तमाम उम्मीदवार जो थे वो बिला मुकाबला मुंतखब हो गए थे। तो ये कोई सरप्राइज की नई बात है सर, आप क्या कहेंगे इस बारे में? हमेशा ये पाकिस्तान की तारीख जो है अपने आप को दोहराती है सेनेट, खास तौर पे ऐवान बाला के इंतखाबात के हवाले से। बलूचिस्तान में भी सेनेटर बनने के लिए अरबों रुपए की गेम होती है, और ये जो टिकट दिए जाते हैं ये इसी बुनियाद पर दिए जाते हैं। उनका कभी माजी देखें तो पता चलेगा कि वो किसी सियासी जमातों से ताल्लुक नहीं रखते और वो पैसे के जोर पे बनकर आ जाते हैं। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में ये काफी अरसे से ये कारोबार चल रहा है कि सेनेट के इंतखाबात में पैसे लेकर उम्मीदवार जो है, आजाद उम्मीदवार या छोटी जमातों के उम्मीदवार जिनके पास वोट नहीं होते तो वो दीगर लोगों को पैसे देकर वोट खरीद कर सेनेटर बनते हैं। तो ये बड़ा कभी कारोबार है, लेकिन अफसोस की बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने कारकुनों को नजरअंदाज किया है, और मिर्जा अफरीदी जो कि स्टेब्लिशमेंट के काम आएंगे उनको टिकट दिया है। इमरान खान भी इस बात को जानते हैं कि मिर्जा अफरीदी जब कभी पीटीआई को जरूरत हुई तो उसको वोट देने के वो काबिल नहीं होंगे, क्योंकि उनके वफादात हुकूमत से और इस्लामिक के साथ ज्यादा है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन साहब, आपने हमें वक्त दिया। और सना, अब एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैं चाहूंगी कि हम वो ज़रा डिस्कस करें। अभी पैसे की बात हो रही थी, अरबपति की बात हो रही थी, तो वो स्टोरी आपने जो ज़रा छुपा के रखी है, ज़रा बताएं कि जो अरबपति लोग हैं, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो भी जिनका बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है, जैसे मिर्ज़ा अफरीदी का भी जिक्र किया मोहसिन साहब ने, बिल्कुल, कि कौन कौन से लोग हैं जो सिर्फ पैसे की वजह से जो हैं वो सेनेट के इंतखाबात के टिकट उन्हें मिला है और वो मैदान में उतर रहे हैं। बिल्कुल, उसकी डिटेल बता देते हैं, अपने नाज़रीन के साथ शेयर करते हैं कि आम इंतखाबात हो या सेनेट का इजलास हो या सेनेट इलेक्शन की बात की जाए तो बेशतर सियासी जमातें जो हैं वो बाज़ ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दे देती हैं जो माली तौर पर बहुत मुस्तहकम होता है, उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो इस वक्त भी ऐसे ही हुआ है, और इस मरतबा भी खैबर पख्तूनख्वा में जो होने वाले सेनेट इलेक्शंस हैं उसमें जहां तमाम सियासी जमातों ने बाज़ अरबपति उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, वहीं हुकूमती जमात ने अरबपति जो आज़म सवाती हैं उनका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा मिर्ज़ा अफरीदी को उम्मीदवार नामजद किया है। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम के बेटे नियाज़ अहमद मुस्लिम लीग नून की जानिब से जनरल नशिस्त पर उम्मीदवार हैं। इसके अलावा पीपल्स पार्टी ने भी अरबपति तलहा महमूद को किस्मत आजमाई का मौका दिया है। जमीयत उलमा इस्लाम के दिलावर खान भी अरबों रुपए के असासों के मालिक हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और आज़म सवाती को सब जानते हैं, आज़म सवाती का बैकग्राउंड सब जानते हैं, और वो अब जो है उनको दिया गया, और जाहिर है कि उनके असासे बहुत ज़्यादा हैं। मिर्ज़ा अफरीदी ये वही मिर्ज़ा अफरीदी हैं कि लाहौर में जिनके फार्म हाउस के ऊपर जो है
وہ ایک جو ہے نا بات کی گئی تھی اور وہاں پہ ایک پوری کی پوری جو ہے وہ محفل وہاں پر سجائی گئی تھی، اور پھر ہم نے دیکھا وہاں عالیہ حمزہ کو جو ہے وہ نہیں بلایا گیا. سلمان اکرم راجہ تھے ثنا، اور جو تھے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور تھے، ان کے فارم ہاؤس پہ نے بلایا گیا. لیکن ثنا یہاں پہ ایک چیز اور بھی ہے کہ دیکھیں جس طرح غریب ہونا کوئی جرم نہیں ہوتا، بالکل اس طرح امیر ہونا بھی کوئی جرم نہیں ہوتا. بالکل ہر چیز کے نیگیٹو اینڈ پازیٹیو جو ہوتے ہیں وہ پہلو ہوتے ہیں نا، تو اس طرح امیر ہونا بھی کوئی جرم نہیں ہوتا. اور جیسے آپ نے کہا اعظم سواتی، مرزا آفریدی، اس کے علاوہ امیر مقام کے بیٹے جو ہیں نیاز احمد، طلحہ محمود جو کہ ایک پائے کے سیاستدان ہیں اور ایک ان کی بڑی سیاسی تاریخ ہے، اور اس کے علاوہ جو دلاور خان کی آپ نے بات کی، تو ہمیشہ اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ سینٹ جو ایوان بالا میں جو لوگ پہنچتے ہیں، ایک تو وہ ویسے میچور ہوتے ہیں، مینٹلی میچور ہوتے ہیں، کوشش یہی کی جاتی ہے، اسی لیے اس کو ایوان بالا کہا جاتا ہے. بالکل. اور پھر جو اس طرح کی ہم نے دیکھا ہاؤس ٹریڈنگ کی جو بات ہوتی ہے، وہ کوئی میں یہ بات ابھی کنور دلشاد صاحب بھی کہہ رہے تھے، محسن رضا خان صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ یہ کوئی سرپرائز نہیں ہے کہ یہ ہمیشہ ہی ہوتا ہے. ہم نے بلوچستان اسمبلی کا حال دیکھ لیا، ابھی دیکھیں یہاں پہ ریزلٹس آتے ہیں. پنجاب کی بھی 2 نشستوں پہ جو ہے وہ انتخابات ہو رہے ہیں، اور پنجاب میں آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ مضبوط پوزیشن ہے جو ہے نون لیگ کی. ظاہر ہے نون لیگ کی حکومت مرکز میں بھی ہے، اور پنجاب کیونکہ سب سے بڑا صوبہ ہے، بالکل تو وہاں پر بھی جو ہے وہاں پہ ٹوٹل جو نشستیں ہیں، جو 2 نشستیں خالی ہیں سینٹ کی، ان کے لیے انتخابات ہو رہے ہیں. اور ہاں پھر اس کے علاوہ پھر اس کے علاوہ جو ہے ثنا آپ بالکل اس طرح جو ہے ثنا آپ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ انٹرسٹنگ ہے مجھے اس وجہ سے لگ رہا ہے کہ بینا پولیٹیکل جرنلسٹ آپ، اور مجھے بڑا سسپینس ہے کہ اب یہ جو نتائج آئیں گے وہ کیا نتائج ہوں گے، کیونکہ پی ٹی آئی میں جو اختلافات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. پی ٹی آئی کے جو منحرف اراکین ہیں، اور وہ خود ہی کہہ رہے ہیں، وہ ٹی وی پر آ رہے ہیں، نہیں وہ خود ہی یہ الزامات لگا رہے ہیں کہ جی پارٹی نے جو ہے یہ ٹکٹ بیچ دیے ہیں. تو آپس کے جو اختلافات ہیں وہ کھل کر ویسے ہی سامنے آگے تھے. لیکن اب بالخصوص اگر سینٹ الیکشن کی بات کی جائے تو اس میں جو الزامات وہ خود ان کے جو امیدوار ہیں وہ لگا رہے ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جب نتائج اس کے آئیں گے تو اس کے بعد جو ہے کیا پارٹی رد عمل ہوگا، جو ان کے امیدوار ہیں ان کا کیا رد عمل ہوگا. اچھا یہ اس الیکشن سے تھوڑا سا ہٹ کے بات کر لیں کیونکہ پی ٹی آئی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اب جے یو آئی فے کے ساتھ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم حکومت بنائیں گے، یا پھر جے یو آئی فے کے ساتھ اتحاد کی باتیں چل رہی تھی. ہم نے یہ دیکھا کہ پورے رمضان ایک بات ہوتی رہی کہ ہم تو گرینڈ اپوزیشن بنائیں گے. حالانکہ جے یو آئی فے کے جو تو ترجمان ہیں اسلم غوری ہو گئے، سینیٹر مرتضیٰ کامران ہیں، ہمارے ہی پروگرامز میں آ کے انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک سولو فلائٹ پہ چل رہی ہے. ایسا ہی ہے. اور پھر جب ہم نے دیکھا کہ نیشنل سیکیورٹی کا جب اجلاس ہوا کہ جب بلوچستان میں یہ جو جعفر ایکسپریس والا واقعہ ہوا تھا ثنا، تو اس سے بڑے افسوس کی بات ہے کہ کوئی بھی جو نیشنل سیکیورٹی کا جو اجلاس ہوتا ہے اس میں پی ٹی آئی کے اراکین نہیں گئے، اور اس میں بھی بہت زیادہ اختلافات ہیں. دیکھیں یہ ایک تو وہ بات تھی کہ ہم نہیں جائیں گے لیکن جو ایک اندرونی کہانی ہے، جو سٹوریز ہم بیٹھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتی ہیں، اس میں بھی بڑے اختلافات تھے کہ نہیں جانا چاہیے تھا. پھر واقعے کو دیکھ لینا، امین علی گنڈا پور کا جو بیان تھا کتنا غیر ذمہ دارانہ تھا. تو یہ اس طرح کے جو بیانات ہیں آپ مطلب آپ ایک طرف اس بات کا دعویٰ کرتے نظر آتے ہیں کہ جی ہم جو ہے ملک اور قوم کے لیے ہم سب سے بڑی جماعت ہیں اور ہم بڑا ان کے لیے درد رکھتے ہیں، لیکن تمام تر انفارمیشن ہونے کے باوجود جو واقعہ پیش آیا اور افسوسناک واقعہ پیش آیا، اس کے اوپر اس طرح کے جو غیر ذمہ دارانہ بیانات ہوتے ہیں وہ کافی میں سمجھتی ہوں کہ آپ پارٹی ایک آپ اون کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو ظاہر سی بات ہے لوگوں نے آپ کو ووٹ دے کر بٹھایا ہے، تو آپ کی طرف ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ لوگوں کا خیال کریں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں. لیکن یہ ساری صورتحال ہمارے سامنے بالکل آئینی ذمہ داری بھی بنتی. جیسا بھی کنور دلشاد صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ اسپیکر کو انہیں آرڈر کرنا چاہیے تھا، حلف لینا چاہیے تھا، مگر وہ جب سے اس چیز کو ٹال مٹول ہو رہی تھی. اب اچھا یہ ٹال مٹول سے نا مجھے ایک چیز یاد آ گئی.
مجھے وہ اپریل یاد آ گیا، اپریل کا جب تحریک عدم اعتماد آئی تھی عمران خان کے خلاف اور انہیں ہٹایا گیا تھا، اور وہ پہلے وزیر اعظم تھے ملک کی تاریخ میں جن کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی. ہم نے دیکھا پی ٹی ایم جو کہ اپوزیشن جماعتوں نے مل کر ایک بہت مضبوط اپنا جو تھا وہ ایک حکمت عملی بنائی، اور پھر اس کے بعد ایک وزیر اعظم کو گھر بھیج دیا گیا. اس دن کے مجھے مناظر یاد ہیں. اسی طرح رات کو کورٹس کھلے، اسد کیسر اس وقت اسپیکر تھے، وہ بیٹھ نہیں رہے تھے، وہ بار بار جا رہے تھے پی ایم ہاؤس، اور پھر اس وقت ہم نے دیکھا کہ چھٹی والا ہی دن تھا، رات کے 12 بجے تک جو ہے، بالکل 12-1 بجے تک. اور پھر اس کے بعد اسپیکر اسد کیسر کسی سے بات نہیں کرے تھے. مجھے اس وجہ سے وہ تھوڑا ذہن میں گھوم جاتا ہے جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ جب ٹال مٹول ہو رہی ہو. اب جیسے اس کی ہو رہی تھی اور پھر یہ الیکشن کو ایک سسپینس سٹوری بنا دیا جاتا ہے، تو وہ ہم وہاں پہ اسمبلی میں موجود تھے، وہ کسی سے بات نہیں کر رہے تھے اسد کیسر. پھر یہی ہوا کہ اسپیکر ایاز صادق کو پھر وقتی طور پہ بنایا گیا، اور پھر تحریک عدم اعتماد آئی، اور جو تھا وہ پھر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا خاتمہ ہو گیا اور عمران خان کو گھر بھیج دیا گیا. بالکل. ابھی کچھ وحید الرحمان صاحب سے بات کر لیتے ہیں، رپورٹر ہمارے موجود ہیں. وحید موجود ہیں آپ ہمارے ساتھ، تو بتائیے گا کہ آپ نے جیسے کہ کہا کہ ووٹنگ کا عمل شروع ہو چکا ہے، شام 4 بجے تک جو ہے وہ عمل جاری رہے گا. وہی کیا اپڈیٹس ہیں، آپ کیا ماحول دیکھ رہے ہیں آپ وہاں پر خیبر پختونخوا اسمبلی میں، یا وہاں سیاسی ماحول کیا ہے؟ آپ کی ملاقاتیں ہوئی ہوں گی ظاہر ہے وہاں پہ ایم پی ایس سے اور دیگر جو وہاں پہ سیاسی کارکن ہیں. دیکھو جی، پولنگ کا عمل تو شروع ہو چکا ہے. 11 بجے اس طرح بتایا ہے کہ شام 4 بجے تک جاری رہے گا. حکومت اور اپوزیشن کے درمیان جو ہارس ٹریننگ سے بچنے کے لیے جو فارمولہ طے کیا تھا 6 اور 5 سیٹوں کا فارمولہ کے مطابق میں نے کہا ہے اس پہ 6 حکومت اور 5 جو ہے وہ اپوزیشن کو سیٹیں ملیں گی. اس وقت صورتحال اس طرح ہے کہ خیبر پختونخوا میں اس طرح پی ٹی آئی کے 5 جو ناراض امیدوار تھے ان میں سے 4 نے الیکشن سے دستبردار ہوں گے، اور ایک جو خرم ذیشان ہے وہ نہ کاغذات واپس نہیں ہے، وہ کھڑا ہے کہ میں الیکشن لڑوں گا. تو اس حساب سے پھر پی ٹی آئی کی جنرل نشستوں کے لیے جو ہیں مراد سعید، فیصل جاوید، مرزا افریدی، نور الحق قادری ان کو نامزد کیا گیا ہے، جبکہ روبینہ ناز، اعظم سواتی بھی پی ٹی آئی کے امیدوار میں شامل ہے. اس طرح اپوزیشن کی جنرل نشستوں پر نون لیگ سے نیاز احمد جو وفاقی وزیر امیر مقام کا بیٹا ہے، اس طرح پاکستان پیپل پارٹی سے طلحہ محمود اور جے یو آئی سے عطاء الحق امیدوار ہیں، جبکہ پیپلز پارٹی کی روبینہ خالد اور جے یو آئی کے دلاور خان بھی اس وقت میدان میں ہیں. کہتی اسمبلی میں حکومتی اراکین کی تعداد اس وقت 92 ہے، جبکہ اپوزیشن کو 53 ارکان کی حمایت حاصل ہے. جنرل نشست کے لیے 19 خواتین اور سیکریٹریٹ نشستوں کے لیے 49 ووٹ جو ہے وہ درکار ہوں گے. اپوزیشن کو تیسری جنرل نشست جیتنے کے لیے 4 ووٹوں کی ضرورت ہوگی. دستبردار ہونے کے بعد جنرل نشست خرم ذیشان جو ہے وہ میدان میں رہ گئے ہیں. ابھی دیکھ لیں گے جو اجلاس کی فوری بعد جو ہے وہ حکومت کی جانب سے اجلاس بلایا گیا ہے کہ وہ ووٹ پول کرتے ہیں یا نہیں کرتے، جبکہ اپوزیشن کی جانب سے پولنگ کا عمل جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. اور دوسری بات یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جس وقت اپوزیشن اور حکومتی حراکین جو ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ آج جو الیکشن ہے یہ صحیح طریقے سے باہمی اتفاق سے ہو جائے، مگر اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی جانب سے آ رہا ہے، کیونکہ تمام وہ ہاؤس آف دا لیڈر بھی ہے، تو اس وجہ سے بھی تمام اراکین اسمبلی جو ہے جو حکومت کی اراکین اسمبلی ہے ان کے حکم کی تعمیل کریں گے. آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. اس وقت تو ابھی تک جو تقریباً 11:45 ہو گئے، حکومت کی اراکین کی جانب سے کوئی نہیں آیا جس نے ووٹ پول کیا ہو. اپوزیشن کی جانب سے جو ہے وہ پولنگ کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. دوسری بات یہ کہ اس وقت اسمبلی میں جو پی ٹی آئی کے کارکن ہیں ان پر پابندی لگائی گئی ہوئی ہے، صحافیوں پر بھی پابندی لگائی گئی ہوئی ہے، کسی قسم کی کوریج کے لیے اندر جانے کی اجازت نہیں دے رہے. پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں اس بات پر کہ ہمیں اسمبلی میں آنے دیا جائے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. ہمیں اندازہ ہو سکے کہ جو ناراض اراکین ہیں اور بالخصوص خرم ذیشان کی بات کر رہا ہوں، ان کے حوالے سے جو ان کے ساتھ جو کارکن ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ مقابلہ ہوگا، چاہے خرم ذیشان 1 ووٹ لے چاہے 1 ووٹ بھی نہیں لیتا، مگر آج
कारकुन और अशाफिया के दरमियान जो है वो मुकाबला जरूर होगा, और हम ये साबित करेंगे कि पीटीआई के जो नजरियाती कारकुन हैं वो ये तमाम जो अमल है उसको सबोताज करेंगे, मगर सिक्योरिटी अमला उनको अंदर जाने नहीं देगा, साफे की पाबंदी है, ये एक मसला बना हुआ है जी। अच्छा वही एक ये आप कह रहे हैं कि एक तो ये एक बड़ी अजीब सी बात है कि सहाफ़ियों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, और कवरेज के लिए तो हमेशा ही सेनेट इलेक्शन में हम देखते हैं कि गैलरी में सहाफ़ी मौजूद होते हैं, तो क्या वहाँ पे इजाज़त नहीं दी गई उन्हें बैठने की? नहीं, बिल्कुल जी, किसी किस्म की इजाजत नहीं दी गई। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इस तरह हुआ है कि सहाफ़ियों पर मुकम्मल पाबंदी है। अच्छा। बिल्कुल असम्बली हाल जहाँ जो इलेक्शन हो रहे हैं जिरगा हाल में किसी किस्म की किसी सहाफ़ी को इजाजत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अरकान असम्बली। तो ये भी सबसे बड़ा हुआ है। इस पर भी सहाफ़ियों क्या वजह सामने आई है, क्यों पाबंदी लगाई गई है? वही ये बताइए कि क्या वजह सामने आई है, आखिर मतलब क्यों लगाई गई पाबंदी? मेरे जी इलेक्शन कमीशन की जानिब से सुबह इलेक्शन कमीशन के जो नुमाइंदे उनसे बातें हुई है, मगर उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने इसलिए भी लगाई हुई है कि मामला जो है इस तरह हालात जो है वो बिगड़ गए हैं, और हम नहीं चाहते कि कोई इस तरह की कोई गलत बात कोई और वजह से मीडिया जो है वो उछाले। तो इस बात एक ये बात जवाब बना रहे हैं, मगर ये कोई जवाब नहीं है, क्योंकि जो तो होना था वो तो 2 दिन में हो गया। हुकूमत की जानिब से अपोजिशन की जानिब से जो हुआ है, अभी जो पोलिंग का अमल है तो इसमें तो कोई सी बात नहीं है, सिर्फ कवरेज करनी थी और ये आवाम को दिखाना था कि एक स्मूथ तरीके से, एक शफाफ तरीके से, एक गैर जानदाना तरीके से इलेक्शन हो रहा है। मगर यहाँ इन्होंने एक सवाल निशान लगा दिए इलेक्शन कमीशन की जानिब से। मगर दूसरी बात ये है कि ये बात भी सामने आई है, कुछ जराये की बातें हैं कि वज़ीर आला सदर पख्तूनख्वा की जानिब से इलेक्शन कमीशन को दरखास्त की गई थी कि इलेक्शन में असम्बली हाल में माहौल जो है वो न बिगड़ जाए, और इस तरीके से तमाम लोगों को पाबंदी बिलखसूस ये पाबंदी जो है ये पीटीआई की कारकुनों पर लगाई गई थी, मगर इलेक्शन कमीशन की जानिब से साथियों पर भी लगा दी गई है। तो इस वजह से थोड़ी मुश्किल पेश आ रही है। अब ये अंदाजा नहीं हो रहा कि अब तक कितने वोट अंदर पोल किए और अंदर हो क्या रहा है। तमाम साथी बाहर खड़े हैं और सिर्फ उनकी जानिब से बस एक दूसरे पूछ रहे हैं कि अंदर क्या हो रहा है। एक सिलसिले सरसूरत जारी है जी। अच्छा वहीद, आप वहाँ मौजूद हैं आप लोग, लेकिन कोई सियासतदान बाहर आया है, किसी से आपकी गुफ्तगू हुई है वहाँ पे? देखिए जी, अपोजिशन डॉक्टर इकबाल जो है अपोजिशन लीडर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में सुबह वोटिंग के अमल से पहले उनसे बात हुई थी। उन्होंने कहा है कि हम तो जमहूरियत के हामी हैं और हम कहते हैं कि जमहूरियत बहाल रहे और जो सिलसिला इस तरह किसी किस्म की पाबंदियां लगाई जाए। उन्होंने भी इस पर जो है वो इलेक्शन कमीशन के उसमें एतराज किया। उन्होंने कहा कि इस पर नहीं होना चाहिए, आवाम को दिखाना चाहिए, बल्कि बराह रास्त दिखाना चाहिए कि किस तरह वोटिंग का अमल जारी है और हाथ ट्रेडिंग होती है नहीं होती, हुकूमत की जानिब से क्या हो रहा है। तो उन्होंने भी सख्त तनकीद की है। बस सिर्फ अपोजिशन लीडर से सुबह बात हुई थी, उसके बाद सीएम जो जूही असम्बली में दाखिल हुए उन्होंने मीडिया से बिल्कुल टॉक्स की थी, डायरेक्ट सीधे अपने चैम्बर गए हैं और अपने चैम्बर में बैठे हुए हैं। मीडिया को बिल्कुल किसी किस्म की न कवरेज के लिए छोड़ा जा रहा है न किसी से बातचीत करने के लिए छोड़ा जा रहा है जी। अच्छा, आप कह रहे हैं कि मसला जो है वो वज़ीर आला का है, यानी अली अमीन गंडापुर का है। सारे वो जो है वो इसको बड़ा एक मशकूक किस्म की चीज़ बना रहे हैं। तो ये बेसिकली कुछ अंदर से कुछ इत्तलात आई हैं या आपकी कोई बात हुई है कि मसला है क्या, अब वो क्या करने जा रहे हैं, क्या अरकान को रोक रहे हैं वोट डालने से, या क्या मामलात हो रहे हैं? देखिए जी, इस तरह है कि सूबाई हुकूमत जाने से वाकई इस मामले को मशकूक बनाया जा रहा है। जबकि मैं आपको बता दीजिए कि कुछ रोज कबल में एक फार्मूला बनाया गया था कि बिला मुकाबला जो है कि हम अरकान असम्बली जो है और जो सेनेट के जो उम्मीदवार है उनको बिला मुकाबला जो है कामयाब कराया जाए। फिर जब इसमें ये हल बर्दारी की तकरीर का मसला आ गया और इस तरह और दीगर बातें बीच में आ गई, पेशावर हाईकोर्ट से रजू करने का फैसला आ गया, पेशावर हाईकोर्ट की जानिब से गवर्नर को नामजद किया गया हल बर्दारी। तो ये तमाम वो चीजें हैं कि अब इनको शर्त पड़ गया कि इनकी जो अपने अरकान है या जो आजाद अरकान है कहीं वो ऐसा न हो कि अपोजिशन के साथ मिले। जिससे ये सूरत हाल है। ये मैं वैसी अपने तजज़िये की बात कर रहा हूँ कि पैसों की जो रेल फेल है, जो उम्मीदवार को खरीदने की बातें हैं और जो ये हार्ट ट्रेडिंग के बच्चे की बातें कर रहे हैं, तो ये वैसी बातें सिलसिला उस तरह जारी है। सुनने में आ रहा है कि पैसों की बोलियां जो है वो लगाई जा रही हैं, मगर खुफिया तरीके से कोई बात सामने नहीं है, मगर अंदर अंदर जो है
अरकान असम्बली को खरीदने की बातें आ रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तला महमूद की बातें आ रही है कि वो करोड़पति अरबपति आदमी है, और जब भी वो सेनेट का इलेक्शन लड़ता है तो वो जो अरकान असम्बली है उनको उनकी बोलियां लगाते खरीदता है। इस तरह जो मिर्जा अफरीदी की बात सामने आई है, इसके हवाले से ये बातें चीत कर रही है। तो इस तरह तो अभी ये बातें कबर वक्त है, मगर इस तरह लग रहा है कि वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा जो है वो अपने अरकान असम्बली और आज़ाद जो अरकान है उनसे डर रहे हैं कि ऐसा न हो कि ये भी फरोख्त हो जाए और इन्हें शिकस्त का सामना हो। ठीक है, आपसे एक लास्ट कमेंट लेना चाहेंगे। वहीद, ये बताइए कि आइंदा जो हफ्तों में, अब ये ज़ाहिर सी बात है जब इलेक्शन के नताइज आ जाएंगे तो उसके बाद आइंदा चंद हफ्तों में आप क्या देख रहे हैं? KPK की गवर्नमेंट में कुछ तब्दीली देखने जा रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि क्या होने जा रहा है? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वक्त हमारे सूबे में सबसे बड़ा मसला जो है वो अमन ओमान के खैर की सूरत हाल है। ठीक है जी, यहाँ पे जितने भी सरकारी इदारे हैं या रियासती इदारे हैं, उन इदारों के एहलकारों को टारगेट बनाया जा रहा है। आवाम की जानो माल जो है वो महफूज नहीं है। उसके बाद जब मखसूस नशिस्तों की बात आ गई है बीच में, और जो इनको अपोजिशन को मखसूस नशिस्तें दी गई हैं, तो उस हवाले से भी अपोजिशन की जानिब से ये बातें सामने आ रही थी कि हम गठजोड़ ऐसा बन रहा था कि सूबाई हुकूमत को खात्मा करके और अपोजिशन की जानिब से जो आज़ाद अरकान है उनको अपने साथ मिलाकर एक नई हुकूमत जो है वो तश्कील दी जाए। एक ये भी बात है जी। दूसरी बात ये है जी कि इलेक्शन सेनेट के हो जाएंगे, मगर उसके बाद भी इस वक्त सूबाई हुकूमत जो है उससे अपनी अरकान असम्बली जो है वो नाला हो चुके हैं, क्योंकि ये जो बजट पेश किया गया 2025 और 26 में, इनमें जो सारी के जो बजट पेश किए गए थे उनमें भी अरकान असम्बली को उस तरह फंड नहीं दिए गए थे कि वो अपने अपने इलाकों में तरक्की काम कर सके। उनसे भी कारकुन जो नाराज हैं, इलाके के लोग नाराज हैं। वो इस तरह अंदरूनी खाना सामने तो सीएम से बात नहीं कर रहे, मगर अंदरूनी खाने में बात आई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर तमाम जो मेंबरान असम्बली हैं या कारकुन हैं उनमें तजब्बुब के शिकार हैं सारे लोग। और इस पर भी ये बात आ रही है कि अल-अमीन गंडापुर से भी अपनी अरकान असम्बलियों नाला है कि वो काम नहीं करते, वो आते हैं और बात करके बड़बड़ा करके चले जाते हैं, कुछ काम नहीं हो रहा। ना कारकुन के काम हो रहे हैं, ना खैबर पख्तूनख्वा में कोई तरक्याती काम हुए आज तक, न कोई मेगा प्रोजेक्ट जो वो सामने आए हुए हैं। तो ये भी एक मसला बना हुआ है। तो इस वजह से भी और दूसरी बात ये है कि जी अभी जो इससे पहले ये भी सुनने में आया था कि इमरान खान जो बानी PTI चेयरमैन है, कारकुनों की जानिब से अरकान असम्बली की जानिब से उनको शिकायत की गई है कि अल-अमीन गंडापुर साहब जो है वो इस सूबे के बन सकते, उनको हटाया जाए। तो ये तमाम बातें अब देखिए, हालात जो है वो बहुत सख्त हैं। अब देखेंगे कि सूबाई असम्बली में और बाहर वज़ीर-ए-आला अल-अमीन गंडापुर किस तरह अपोजिशन का मुकाबला करते हैं, या अपने जो नाराज कारकुन है उसको किस तरह मनाते हैं, या जो दीगर अरकान असम्बली है उनको किस तरह मना रहे हैं। मगर मैं तो ये कहूँगा कि इस वक्त तो हालात जो है वो बगरदू हैं, और वज़ीर-ए-आला अल-अमीन गंडापुर जो है वो खुद भी परेशान दिखाई दे रहे हैं कि क्या करना चाहिए। अगर आने वाले वक्तों में उन्होंने सूबे की तरफ, अमन ओमान की तरफ जो ध्यान नहीं दिया, या अपने अरकान असम्बली को जो उनकी जो जरूरियात है उनको पूरा न किया, या जो नाराज कारकुन है उनको न मनाया, तो फिर बहुत शायद ही इनकी हुकूमत जो है वो चल सके। नतीब, बहुत बहुत शुक्रिया वहीदुर रहमान आपका। और अभी जो है यहाँ पर हेडलाइन का वक्त हो गया है और हम यहाँ पर ब्रेक पे जा रहे हैं, और फिर हम इस खुसूसी ट्रांसमिशन में 1 से 3 तक आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। तो जुड़े रहिएगा चैनल 5 के साथ। मुझे दी और सना को दीजिए इजाज़त। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।